अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द MGK's कॉर्नर। व्यूअर्स, एशिया कप 2025 और ट्राई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। आज सुबह माइक हैसन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और आकिब जवेद जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, इन दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस किया है। स्क्वाड ऑन पेपर अगर देखा जाए तो थोड़ा बैलेंस नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से यही स्क्वाड मेजोरिटी प्लेयर्स इसी स्क्वाड में से होते हैं और परफॉर्मेंसेस को बहुत टॉप क्लास या बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी है स्क्वाड ने वैसे तो, बिकॉज आप सबको पता है कि रिसेंट टाइम्स में हम बांग्लादेश से सीरीज़ हार के हैं और फिर अभी वेस्ट इंडीज़ से हमने 2-1 से सीरीज़ तो जीती है, बट वो भी कोई इस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं की जो कि एक बहुत लो रैंक टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी जाती है। तो पाकिस्तान टीम की उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं, बेशक वो 2-1 से जीते भी थे। बहरहाल स्क्वाड में आपको बता देता हूँ कि स्क्वाड में कौन से प्लेयर हैं, बाकी हम उन प्लेयर्स पे थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो स्क्वाड में सबसे पहले जी कैप्टन सलमान अली आगा हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, दैट्स अ गुड इंक्लूजन मेरे हिसाब से, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा ने कम बैक किया है, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान की। अब ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ये बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड है, लेकिन अच्छा यहाँ पे ना अभी स्क्वाड के अकॉर्डिंग हम एक प्लेइंग 11 सजेस्ट कर लेते हैं या बना लेते हैं कि इसमें एक अच्छी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो लेट उससे पहले आते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर प्लेयर वाइज हम उसको एनालाइज भी करते हैं कि कौन सा प्लेयर क्या कंडीशंस दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ओपनर जो है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए फरहान, साहिबजादा फरहान, चूँकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं और अभी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बांग्लादेश के अगेंस्ट हम लोग एक ही T20 मैच जीते थे, 3 मैचेस की सीरीज़ में, उसमें साहिबजादा फरहान जो थे वो टॉप स्कोरर थे। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में भी वो ठीक ही रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं किया उन्होंने, बट ही इज़ इन अ गुड निक, ठीक है। तो ओपनर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब हैं। फ़खर जमान उनको नंबर 3 पे खिलाना चाहिए, ही इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऑल्दो के T20 क्रिकेट में फ़खर जमान की भी कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं है, बहुत तगड़ा नहीं खेल रहे हैं वो। एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अच्छा चल रहे हैं, कभी कभी स्कोर भी कर जाते हैं, बट जो T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज उनकी होनी चाहिए, जो उनका कैलिपर है, उस लेवल की परफॉर्मेंसेज फ़खर जमान स्पेशली बड़ी टीमों के अगेंस्ट बहुत कम देते हैं। खैर, आगे अगर मूव फॉरवर्ड करें तो फ़खर जमान के बाद चौथे नंबर पे मैं समझता हूँ सलमान अली आगा को खेलना चाहिए, क्योंकि पहले 3 नंबर पे आपके पास पावर हिटर्स, अच्छा तेज़ खेलने वाले प्लेयर्स मौजूद हैं। तो चौथे नंबर पे आप एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए एक टेक्निकल साउंड बैट्समैन सलमान अली आगा मुझे नज़र आ रहे हैं स्क्वाड के अंदर, जो थोड़ा तहम्मुल के साथ चीज़ों को स्टेबलाइज़ करके लंबा खेल सकते हैं। तो सलमान अली आगा चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर हसन नवाज़ भी बहुत अच्छे निक में हैं। जब से वो PSL से वापस आए हैं, PSL जब से उन्होंने खेला है, वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। उनका टेम्परामेंट नज़र आ रहा है, वो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, स्कोर करते हैं, बड़ा स्कोर करते हैं, बड़ी शॉट्स। अच्छा, बड़ी शॉट्स के बारे में अगर बात की जाए ना, तो हसन नवाज़ बहुत ही लंबे अरसे के बाद हमें एक ऐसा क्रिकेटर मिला है जो बड़े आराम से बड़ी शॉट्स लगा सकता है, लाइक उसकी पावर हिट बहुत ज़बरदस्त है। तो हसन नवाज़ 5वें नंबर पर मैं समझता हूँ कि उनको 5वें नंबर पर खिलाना चाहिए। हाँ, ये जो चौथे नंबर की, जो 5वें नंबर की पोजीशन है ना, ये वेरी करती है ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ द मैच। अगर मैच की सिचुएशन ऐसी है कि लेट सपोज आपके पास 3-4 ओवर रह गए और चौथे 3 या 2 आउट हो गए आपके पास, तो फिर आप चौथे नंबर पर सलमान अली आगा के बजाय हसन नवाज़ को भेज सकते हैं। तो ये सिचुएशन पे चौथे नंबर वाली और 5वें नंबर वाली जो पोजीशन है, ये मैच सिचुएशन पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। बहरहाल 5वें नंबर पे हसन नवाज़ हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए ना 6ठे नंबर पे, तो मैं समझता हूँ कि जो पहली 5 पोजीशन है वहाँ पे तो आपके पास टोटल स्पेशलिस्ट बैटर्स आ गए। 6ठी पोजीशन से अब आप ऑलराउंडर्स की तरफ आ सकते हैं। अब ऑलराउंडर्स में आपके पास जो मौजूद है ना, वो आपके पास हैं खुशदिल शाह, आपके पास मौजूद है मोहम्मद नवाज़, आपके पास मौजूद है फ़हीम अशरफ, और अगर देखा जाए तो वसीम जूनियर भी थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, बट ही इज़ नॉट एन दैट कैलिपर कि वो उनको 6ठे नंबर पर बैटिंग के लिए भेज दिए थे। तो हम वसीम जूनियर को ज़रा साइड पर रखते हैं। हम 3 बैटर्स जो हैं, नवाज़ और खुशदिल शाह और हुसैन तलत भी, आपके पास एक चौथी ऑप्शन हुसैन तलत भी हैं। तो हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ, ये 4 ऑलराउंडर्स है। फ़हीम अशरफ चौथे। अब इनमें से आपने अगर 6ठे नंबर पे किसी को अगर आपने बैटिंग स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना है ना, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मोहम्मद नवाज़ ज़्यादा सूटेबल है, मोहम्मद नवाज़ या खुशदिल शाह, क्योंकि हुसैन तलत को मैं समझता हूँ ही इज़ नॉट अ T20 मटेरियल। ये मेरी पर्सनल थॉट्स है, मेरे पर्सनल जो एनालाइजेशन है वो ये है कि हुसैन तलत मुझे नहीं लगता कि वो इज़ अ गुड फिट फॉर T20 क्रिकेट। हाँ, ODI क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में अगर आप उनको यूटिलाइज़ करें तो वो एक बहुत अच्छा
एक अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बट T20 क्रिकेट में हुसैन तलत की मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेसिफिक जगह बनती है, तो मैं या खुशदिल शाह के साथ जाऊँगा या मोहम्मद नवाज़ के साथ जाऊँगा। अच्छा, खुशदिल शाह भी जो हैं वो T20 क्रिकेट में उन्होंने भी कोई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं, स्पेशली बड़ी टीमों के खिलाफ। तो खुशदिल शाह भी, अब मुझे नहीं पता कि उनको किस बेस पे बार बार टीम में ले लिया जाता है, बट खुशदिल शाह जो हैं वो खुद भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे कि वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाए या उनको इतना कंसिडर किया जाए। तो मेरे लिए जो टॉप प्रायोरिटी पे 6 नंबर पे जो हैं वो मोहम्मद नवाज़ आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 6 नंबर पे मोहम्मद नवाज़ को आप खिला सकते हैं। और 7वां, अब नेक्स्ट जो 5 पोजीशंस है ना, उन 5 पोजीशंस पे मैं समझता हूँ कि आपके पास 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स होने चाहिए। अभी रिसेंट टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट क्या करती है, ये जो मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं कि आपके पास 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं और एक जो बॉलर होता है ना, जो 5th बॉलर होता है, वो यूटिलाइज़ किया जाता है ऑलराउंडर्स को। ठीक है, वो आप चाहे एक ऑलराउंडर यूज़ कर लें, चाहे 2 ऑलराउंडर्स यूज़ कर लें, या चाहे 3 ऑलराउंडर्स यूज़ कर लें, लेकिन 5th बॉलर जो है वो ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन वो ऑलराउंडर्स भी वो हैं जो बॉलिंग स्पेशलिस्ट नहीं है, वो बैटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस वजह से हमें नुकसान क्या होता है कि जो हमारी बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे वो जो बैटिंग ऑलराउंडर बॉलर्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक पार स्कोर से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है अपोजिशन। तो एशिया कप के अंदर चूँकि आप यूएई में खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको अच्छी टीमें सामने आएंगी। अफगानिस्तान, इंडिया बहुत अच्छी टीम आपको मिलेगी, वहाँ पे श्रीलंका आपको टफ टाइम दे सकती है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो बांग्लादेश है उसके पास भी बैटिंग बुरी नहीं है, और रिसेंट टाइम्स में आप उनसे सीरीज़ हार गए हैं तो आप उनको लाइट नहीं ले सकते। तो आपके पास 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स होने चाहिए। तो 7वें नंबर की अगर बात की जाए ना, तो मैं यहाँ पर 7वें नंबर पर लेके आऊँगा किसी ऐसे बॉलर को या किसी ऐसे ऑलराउंडर को जिसकी बॉलिंग भी अच्छी हो और उसकी बैटिंग भी अच्छी हो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास फ़हीम अशरफ हैं और एक ऑप्शन हमारे पास वसीम जूनियर है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वसीम जूनियर ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं कि जिनके बैटिंग पे हम रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, फ़हीम अशरफ बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, वैसे तो उनको बॉलिंग भी अच्छी करनी चाहिए, बट वो बॉलिंग में उनकी एवरेज या उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो थोड़ी मार दाड़ खा लेते हैं। तो फ़हीम अशरफ और जो हैं अपना क्या कहते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं, इन दोनों के दरमियान में मैं टाई रखूँगा। लेकिन मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं वसीम जूनियर के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज 6 बैटर्स आपके पास प्रॉपर हो चुके हैं। आप 7वां जो है वो आप बॉलिंग को ज़्यादा तरजीह दें एज़ कम्पेयर टू कि बैटिंग को आप तरजीह दें कि आप कोई ऐसा ऑलराउंडर रखें जिसकी बैटिंग अच्छी हो लेकिन बॉलिंग आपकी 50-50 हो। तो मैं 7वें नंबर पर वसीम जूनियर को रखूँगा, जो कि आपको वहाँ पर आकर थोड़ी हिट भी करके लाइक आखिरी 1-2 ओवर अगर आपके पास रह जाते हैं तो वसीम जूनियर वहाँ पर 2-3 चौके मार सकते हैं, आपको वो 1-2 छक्के भी मार के दे सकते हैं। तो वो ऐसे प्लेयर हैं, अगर उनका दिन अच्छा हो तो वो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। बहरहाल 7वें नंबर पे मेरे ख्याल से वसीम जूनियर को होना चाहिए। अब 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये जो 4 पोजीशन है ना, यहाँ पे मैं रखूँगा 2 फास्ट बॉलर्स और 2 रेगुलर स्पिनर्स। अब 2 रेगुलर स्पिनर्स हमारे पास कौन से, पहले स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। रेगुलर स्पिनर्स हमारे पास एक इब्रार अहमद है और एक हमारे पास सुफियान मुकीम है। अब ये 2 हमारे पास रेगुलर स्पिनर्स है जो अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं और मैं इन दोनों के साथ ही जाऊँगा। वैसे तो हमारे पास मोहम्मद नवाज़ भी T20 क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, बट मैं उन पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकता, मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि उन पर टोटली डिपेंडेंट आ जाए। तो मैं इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को जो है वो बहुत उस पर तरजीह दूँगा एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर। तो 8वां 9वां जो नंबर है वो इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर मैं कंसिडर करूँगा। अब 10वां और 11वीं पोजीशन पे अब आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। 2 फास्ट बॉलर इसलिए ताकि अब आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स आ जाएँ लाइनअप में और आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, एक्चुअली 4 स्पिनर्स हैं, जिसमें से 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और 2 ऑलराउंडर हैं। मोहम्मद नवाज़ और सलमान अली आगा, ये आपके पास ऑलराउंडर्स आ गए, और सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद आपके पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स आ गए। तो आखिरी जो 2 पोजीशन है 10वीं और 11वीं, वहाँ पे शाहीन अफरीदी तो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मेरी एक थोड़ी सी वो है मिक्सअप है। शाहीन अफरीदी को आप वहाँ पर यूटिलाइज़ करें जहाँ पे आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको इंडिया जैसे मैच में या श्रीलंका जैसे मैच में या अफगानिस्तान जैसे मैच में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट आपका जो एक मैच यूएई के साथ आता है, या लेट सपोज आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करते हैं, वहाँ पर आपको हांगकॉन्ग या दूसरी छोटी टीम के अगेंस्ट आपको फेस करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर आपको शाहीन अफरीदी ऐसे सीनियर बॉलर को खिलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी रहते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होती। चाहे छोटी टीम है चाहे बड़ी टीम है, अपने मेन प्लेयर्स ही खिलाते चले जाते हैं, जिस वजह से प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि वर्कलोड मैनेज नहीं होता। तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप शाहीन अफरीदी आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, और एक आपके पास जो बॉलर ले जाते हैं वो आपके पास या तो वो हसन अली हो सकते हैं, या वो आपके पास सलमान मिर्ज़ा हो सकते हैं, या वो आपके पास हारिस रऊफ़ हो सकते हैं। अब ये तीनों बॉलर्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छी जो है वो
एक बॉलिंग स्ट्रेंथ आपको दे सकते हैं तीनों बॉलर्स। हारिस रऊफ भी आपके पास बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, सलमान मिर्ज़ा जिन्होंने रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, हसन अली भी आपके तकरीबन मेन बॉलर्स में ही आते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आई विल ट्राई टू गो विद सलमान मिर्ज़ा, बिकॉज सलमान मिर्ज़ा एक ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो कि अभी नए नए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं। बांग्लादेश ने तो उनको खेला, बट अफगानिस्तान या इंडिया ने उनको नहीं खेला, तो वो उनको थोड़ा देखने में, उनको समझने में वो टाइम लेंगे। तो इंडिया जैसे मैच में जब आप जाएँ तो मेरा ख्याल है कि एक नए बॉलर या और उनके पास चूँकि वेरिएशंस भी हैं। हाँ, प्लेयर का टेम्परामेंट, उसको कॉन्फिडेंस देना टीम मैनेजमेंट का काम है, बिकॉज अगर आप उसको डायरेक्टली एक बड़े हाईली एंटिसिपेटेड मैच में आप लेके जाएंगे तो वो प्लेयर के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थोड़ी होती हैं, डाउन हो रही होती हैं, तो वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना टीम मैनेजमेंट का काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे मैच बड़ा है चाहे छोटा है, सलमान मिर्ज़ा को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो उनको अभी इंडियन प्लेयर्स ने खेला नहीं है, जो नई टीम्स अफगानिस्तान है उन्होंने भी उनको नहीं खेला, तो वो अपनी वेरिएशंस के थ्रू, मेरा ख्याल है कि वो अपनी वेरिएशंस के थ्रू अच्छे प्रोस्पेक्ट एक मैच के अंदर साबित हो सकते हैं, अगर वो अपने टेम्परामेंट पे या वो अपने आप पे कंट्रोल कर पाएँ, अपने प्रेशर पे कंट्रोल कर पाएँ। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस बच जाती हैं वो हसन अली हैं और हारिस रऊफ हैं, इन दोनों को आप रोटेशन पॉलिसी पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हसन अली एक ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जिनको आप वसीम जूनियर की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं समझता हूँ कि वसीम जूनियर ऐसे बॉलर हैं जो डेथ ओवर्स में स्पेशली बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, उनके यॉर्कर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी पेस अच्छी है तो उनको रिवर्स स्विंग भी मिल जाती है। तो मैं हसन अली की बजाय वसीम जूनियर की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। बट आप अगर वसीम जूनियर को चेंज करें तो आप उसको हसन अली के साथ चेंज कर सकते हैं, और सलमान मिर्ज़ा को अगर आप चेंज करें तो आप हारिस रऊफ के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए जिसमें आपके पास जो बेंच पर बैठे हुए प्लेयर्स हैं वो भी आपके टोटली तगड़े प्लेयर्स होंगे, और आपके जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे उन पर भी आप एक अच्छी एक प्लेइंग 11 बना के ग्राउंड में उतर सकते हैं। इस टीम के अंदर बाबर आजम और रिजवान नहीं है, और उनका जो ड्रॉप होना है वो फॉर द टाइम बिंग मेरे ख्याल से कि वो एक जस्टिफाइबल थिंग है, वो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि बाबर और रिजवान इस वक्त टीम में क्यों नहीं है, प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में, एशिया कप में क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की चूँकि पाकिस्तान टीम को ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू रिजवान। तो बाबर आजम को जो चाहिए वो ये चाहिए कि वो अपनी फॉर्म वापस लेके आएँ, वो डोमेस्टिक खेलें, बल्कि अभी बिग बैश लीग आने वाली है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया उसमें, 2-3-4 महीने बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। तो बाबर आजम जो है वो अपने बिग बैश लीग आने तक अपने आप पर काम करें, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाएँ, नई चीज़ों की तरफ मत जाएं। जो उनको कहा जा रहा है कि आप छक्के मारना सीखें, आप ये सीखें, उस तरफ जो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है उनको अपने ऊपर जो उनकी चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए। जो इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक इन स्विंग डिलीवरी है फास्ट बॉलर्स की, जिस पे बाबर आजम को स्पेशली काम करने की ज़रूरत है। तो अगर इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो T20 क्रिकेट के लिए भी गुड फिट हो सकते हैं पाकिस्तान टीम में। तो ये वो चीज़ें जिन पर बाबर आजम को काम करने की ज़रूरत है, चूँकि इसमें वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं और फॉर्म में भी नहीं है, अच्छे रन नहीं कर रहे हैं। हमने ODI सीरीज़ में भी उनको रिसेंट देखा कि वो अच्छी टच में भी नज़र नहीं आए, वो कॉन्फिडेंस में भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो ज़रूरत है उनको अपने आप पर काम करने की, अपने आप पर काम करें, फॉर्म में वापस आएँ, अपनी चीज़ों को बेहतर करें। एंड देन आई वुड लव टू सी बाबर आजम इन पाकिस्तान T20 टीम, वनडे टीम एंड टेस्ट टीम। मैं उन तीनों फॉर्मेट्स के अंदर बाबर आजम को टीम में देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसकी जो प्लेइंग 11 है वो बाबर आजम के बगैर वो प्लेइंग 11 कंप्लीट नहीं हो सकती, ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और पाकिस्तान टीम को भी बाबर आजम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाबर आजम परफॉर्म करें, बाबर आजम रन्स करें, बिकॉज यही एक चीज़ है जिस वजह से पाकिस्तान टीम में वो अपनी फुलफिलमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जी अब्बास अफरीदी हैं, वो टीम से ड्रॉप हो गए हैं। नसीम शाह टीम से ड्रॉप हुआ, नसीम शाह का टीम से ड्रॉप होना बनता भी है, क्योंकि नसीम शाह जो है ना वो, अच्छा मुझे लगता है कि नसीम शाह ना अपनी क्रिकेट को छोड़ के ना हर मामले में सीरियस है। वो क्रिकेट में सीरियस नहीं है, बाकी हर मामले में वो सीरियस है। ना तो अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, ना वो अपनी बॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं। बॉलिंग में उनके ये मसले हैं कि ना तो उनकी लाइन लेंथ ठीक होती है, अगर लाइन लेंथ ठीक हो जाए तो वो, उनकी लाइन ठीक नहीं होती, अगर लाइन ठीक हो जाए तो लेंथ ठीक नहीं होती, अगर लेंथ ठीक हो जाए तो लाइन ठीक नहीं होती। ठीक है, फुल टॉसेस करते जाएंगे, प्रेशर सिचुएशन में अपने आप पे काबू नहीं रख पाते। वो रिसेंट टाइम्स में जो मैंने उनको देखा ना कि मैचेस में खेलते हुए, नसीम शाह जो है वो अपने ऊपर अपने प्रेशर सिचुएशन में अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो के इंडिया के गेस्ट अगर देखा जाए एशिया कप में स्पेशली, नसीम शाह का एक अच्छा रिकॉर्ड है, बुरा रिकॉर्ड नहीं है, बट हमने करंट फॉर्म भी देखनी है कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में इस वक्त मौजूद है। तो नसीम शाह का ड्रॉप होना बनता है। अब्बास अफरीदी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पर्सनल फेवरेट नहीं है, मुझे वो बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव बॉलर नहीं लगते हैं, बिकॉज देखिए
देखें T20 क्रिकेट ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ आपको विकेट्स नहीं चाहिए होती, वहाँ पे आपको रन्स भी रोकने होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी आप जाके अपने 4 ओवरों में 40-45 रन्स खा लें और बेशक आप 3-4 आउट कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत एक अच्छी डील है, ठीक है। T20 क्रिकेट में आपके पास जो होता है ना वो टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो आपने रन्स भी रोकने होते हैं और आपने विकेट्स भी लेनी होती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप रन्स खाते जाएँ, बाकी 7 विकेट्स लेते जाएँ और ये कहें कि मेरी विकेट्स ली हैं और मेरी जगह बन जाए। तो अब्बास अफरीदी जो है वो मेरे हिसाब से वो गुड फिट नहीं है पाकिस्तान प्लेइंग 11 में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो ये था जी एशिया कप का स्क्वाड और प्लेइंग 11 मैंने आपके साथ अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर किया। होप्स हो कि आपको मेरी चीज़ों में कुछ समझ आएगी, आपको लगेगा कि यस दिस इज़ समथिंग कि पाकिस्तान को प्लेइंग 11 जो है पाकिस्तान को एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। बट लेट्स सी जी के क्या चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट है, माइक हसन कोचिंग स्टाफ में है, कैप्टन सलमान अली आगा, उनका एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट है। उनको लगता है कि हम 4 बॉलर्स के साथ मैच जीत सकते हैं, तो ये उनका माइंडसेट है। उनको उनके क्या कह सकते हैं। हाँ, अगर कभी मेरी मुलाकात हुई, अगर को खुदा जो है वो इत्तेफाक हुआ कि मेरी इन दोनों में से किसी एक से मुलाकात हो, तो मैं एक दफ़ा उनको ज़रूर ये कहूँगा कि भाई अगर हमें समझ आ रही है तो आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप 4 बॉलर्स के साथ 5 बॉलर्स का काम करवा सकते हैं। बहरहाल जी, होप फॉर द बेस्ट। आज की वीडियो में यही है, नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई न्यूज़ के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।